Good morning, class. I hope all are you good and feeling well. Today we are discuss about the what is considerations and what is the important role of consideration in a contract without being essential conditions in a consideration. The contract cannot be imagined because consideration is an essential element to formation of contract, and the Latin word quod pro quo, which means something for the something. It says that the party who is entering into a contract should offer something to the other party. और ये कंसिडरेशन सेक्शन 2D 1872 में डिफाइन है. व्हेन द डिजायर ऑफ द promisee or any other person has done or abstained from doing or does abstain from doing, promise to do or abstains from doing something which act or abstention or promise is called a consideration from the promisee. I have when studies in considerations some essentials which help in making or formation of the contract. So we discuss about in हिंदी प्रतिफल. प्रतिफल क्या है? प्रतिफल कुछ बदले में कुछ. जब एक संविदा का पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ देने या कुछ न देना चाहिए तो यह संविदा करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है. जब वचनदाता इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने से विरत रहता है या करने से विरत रहने का वचन देता है या कार्य विरत रहना या वचन के प्रति जो है प्रतिफल कहलाता है. धारा 10 में संविदा करने के लिए जो है वो शर्तें बताई गई हैं जिनको परिपूर्ण करने पे ही संविदा में पूर्ण माना जाता है. अन्य बातों के अलावा विद्यमान प्रतिफल करार प्रवर्तन के लिए आवश्यक है. प्रत्येक संविदा प्रतिफल द्वारा समर्थित होनी चाहिए क्योंकि संविदा का मुख्य आदर्श पक्षकारों द्वारा प्रतिज्ञा पालन की बाध्यता जो पक्षकार तब तक नहीं होती जब तक प्रतिज्ञाओं के समर्थन के प्रतिफल वर्तमान न हो. प्रतिफल रहित प्रतिज्ञा नडम पैक्टम परिवर्तित नहीं कराई जा सकती है. और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872 की सेक्शन 2D में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनीशन दी गई है जो कहता है कि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है तो उस वचन के लिए प्रतिफल समझा जाएगा. तमाम सारे जूरिस्ट हैं, तमाम सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं जो संविदा के प्रतिफल के लिए. उसको हम समझेंगे जिसमें से पहले हैं न्यायमूर्ति ट्रेनिंग है. संविदा के निर्माण में प्रतिफल अत्यंत आवश्यक है. भारतीय संविदा में संविदा अधिनियम की धारा 10 विधिमान संविदा हेतु विधिपूर्ण प्रतिफल आवश्यक मानता है. धारा 25 संविदा के निर्माण में प्रतिफल की आवश्यकता को स्पष्ट करता है और उपबंधित करता है कि प्रतिफल रहित करार शून्य है. अतः स्पष्ट है कि भारतीय विधि में प्रतिफल संविदा का एक आवश्यक तत्व है. विदाउट कंसिडरेशन contract cannot be fulfilled or it cannot be imagined because to do a very fruitful contract it should be in necessary to formation for the contract. So consideration is a essential element of the contract. Blackstone प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं जो संविदा का एक पक्षकार है और दूसरे को देता है. क्यूरी बनाम मीसा 1875 के बाद में न्यायमूर्ति लैस ने परिभाषित किया कि विधि की दृष्टि में मूल्यवान प्रतिफल वह है जिसे एक पक्ष को कुछ अधिकार हित अथवा लाभ प्राप्त हो अथवा जिसके कारण कुछ संयम हानि दायित्व उठाने या उठाने का वादा करे. पोलक ने डिफाइन किया कि प्रतिफल ऐसे मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे पक्षकार को वचन प्राप्त किया जाता है. इस प्रकार से मूल्य दिया गया वचन परिवर्तनीय है. न्यायाधीश पैटर्न ने कहा कि थॉमस और बनाम थॉमस के बाद में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है. विधि की दृष्टि में कुछ मूलवादी को कुछ लाभ हो सकता है अथवा प्रतिवादी को कुछ अहित भी हो सकता है.
धारा 2 के अनुसार कुछ करने या करने से प्रवृत्त रहने या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब कार्य या प्रवृत्ति उस वचन या वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जो वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहता है, करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य प्रवृत्ति वचन या उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। अब समझते हैं वचनदाता की वांछा इच्छा क्या है। प्रतिफल का सर्वप्रथम आवश्यक तथ्य यह है कि कार्य या प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो वचनदाता की इच्छा पर की गई हो। दूसरे शब्दों में, जो कार्य वचनदाता की वांछा पर न किया गया हो वो प्रतिफल नहीं हो सकता है। डोरा स्वामी बनाम अरुणाचल अय्यर 1836 के बाद में मस्जिद की मरम्मत की जा रही थी। इस कार्य के लिए अधिक धन की आवश्यकता महसूस की गई। आग्रह करने पर प्रतिवादी ने चंदा देने की प्रतिज्ञा किया। प्रतिज्ञा का पालन न किए जाने पर वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने वाद को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कार्य प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर नहीं किया जा रहा था। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव 1860 का दूसरा वाद है। वादी ने कलेक्टर की इच्छा पर बाजार का निर्माण किया। प्रतिवादी उक्त बाजार में एक दुकान लिया, प्रतिज्ञा किया कि उसके द्वारा जो भी वस्तुएं बाजार में बेची जाएंगी उसका कमीशन देगा। प्रतिवादी उक्त कमीशन को न देने पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने वाद खारिज करते हुए निर्णय दिया कि बाजार का निर्माण प्रतिवादी की इच्छा पर नहीं हुआ बल्कि कलेक्टर की इच्छा पर किया गया। परिणाम स्वरूप विधिक प्रतिफल नहीं है। कमीशन देने की उक्त प्रतिज्ञा प्रतिवादी पर बाध्यकारी नहीं था। निःशुल्क सेवा या खैरात के मामले में अंशदान की प्रतिज्ञा कब परिवर्तनीय होगी। निःशुल्क सेवा या खैरात के मामले में अंशदान की प्रतिज्ञा तभी परिवर्तनीय होगी जब कोई हानि होती है या उसे किसी दायित्व का भार उठाना पड़ता है। ठीक है। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद 1987 के कोलकाता के वाद में कहा गया कि वाद में गौरी मोहम्मद ने हावड़ा में टाउन हॉल के निर्माण के लिए 100 रुपये चंदा देने की प्रतिज्ञा किया, जिसमें समिति के मंत्री जो केदारनाथ जी थे उन्होंने सत्यनिष्ठा में विश्वास करके योजना को आमंत्रित किया और ठेकेदार को कार सौंपकर भुगतान का भार भी अपने ऊपर ले लिया। गौरी मोहम्मद द्वारा चंदा न दिए जाने पर केदारनाथ वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्धारण किया कि खैरात के मामले में चंदा देने की प्रतिज्ञा परिवर्तनीय नहीं होती क्योंकि अंशदाता कोई लाभ या प्रतिफल नहीं मिलता है। मतलब कि जहाँ पे आपको डोनेशन होगा, डोनेशन के लिए आप किसी को कंडेम नहीं कर सकते हैं कि आपको देना ही है। ये उसकी पर्सनल इंस्टिंक्ट में होना चाहिए कि वो व्यक्ति डोनेशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। यदि उसके अंशदाता के आश्वासन के आधार पर दूसरे पक्ष ने अपने ऊपर दायित्व लिया है तो उसकी हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में आज्ञा प्रवर्तनीय होगी। अगर आपने कहीं कहा है और उसके बदले में आपने डोनेशंस के लिए किसी थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे उसने ले लिया है और उसको कोई लॉस होता है, उसके लिए वो कोर्ट व्यक्ति जाता है थर्ड पर्सन और आपके अगेंस्ट लिटिगेशन सूट करता है, तो आपकी लायबिलिटी फिक्स होती है कि आपको उसका पैसा देना होगा। जब कोई कार्य पहले से प्रारंभ किया गया है उसे करने के लिए अंशदान की प्रतिज्ञा परिवर्तनीय नहीं होगी क्योंकि ऐसे कार्य वचनदाता की इच्छा पर नहीं किया जा रहा है। अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली 1914 का वाद उसका उदाहरण है कि इस वाद में प्रतिवादी ने एक मस्जिद की मरम्मत हेतु 5000 रुपये का चंदा देने का वचन दिया। बिना कार्य आरंभ किए गए चंदा वसूलने का प्रयत्न किया गया, ऐसा प्रयत्न असफल रहा। पेरूमल मुदलायर बनाम मुदलायर के बाद में न्यायालय ने कहा कि संस्था को इस आधार पर चंदा देने का वचन देना है कि संस्था कुछ कार्य करेगी या आरंभ होने की वचनदाता अपने वचन से बाध हो जाता है। वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। संविधान नियम की धारा 2D में प्रतिफल परिभाषित किया गया, जिसका मुख्य कारक यह है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रमाण मद्रास उच्च न्यायालय के बाद चिन्मैया बनाम रमैया 1882 में मिलता है। इस बिंदु पर भारतीय विधि आंग्ल विधि से भिन्न है। आंग्ल विधि के अनुसार प्रतिफल वचन ग्रहीता या केवल वचन ग्रहीता द्वारा किया जाना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है तो वचन ग्रहीता प्रतिफल में संलग्न नहीं होना चाहिए, इसलिए संविदा लागू नहीं करवा सकता है। कुछ कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है। धारा 2D में प्रयुक्त शब्द कुछ कर चुका है करने से प्रवृत्त रहता है इस बात पर जोर देता है कि प्रतिफल एक ऐसा कार्य है जो वचनदाता की इच्छा पर किया जाता है। जो कार्य किया जा चुका है उसे निष्पादित प्रतिफल कहते हैं। निष्पादित प्रतिफल पूर्वकालिक प्रतिफल से भिन्न होता है। पूर्वकालिक प्रतिफल
क्या है, पूर्वकालिक प्रतिफल में कार्य वचन के बिना या इससे पहले किया जा चुका होता है, ठीक है, जबकि निष्पादित प्रतिफल में कार्य वचन के जवाब में किया जाता है। जो पूर्वकालिक प्रतिफल है उसमें पहले एक्ट डन हो चुका है और निष्पादित प्रतिफल में कार्य वचन के जवाब में किया जाता है। जो फिर भिन्नता को सर्वोच्च न्यायालय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चमनलाल एन 1957 में बाद में इस चीज़ को डिफाइन किया कि पूर्वकालिक प्रतिफल कौन है और निष्पादित प्रतिफल कौन है। पूर्वकालिक प्रतिफल दो तरह के होते हैं। पूर्वकालिक स्वैच्छिक सेवा अर्थात कार्य व वचन, जब पहले स्वैच्छिक रूप से पहल किया जा चुका है। उदाहरण, का बटुआ खो गया है, खा ढूंढ कर का को देता है, इस प्रसन्नता में का कुछ पैसे खा को देने का वचन देता है। का यह वचन ऐसा वचन है जो ऐसे कार्य के लिए जो वचन के पूर्व स्वैच्छिक रूप से किया जा चुका है। अब यह है ऐसा है कि कार्य उस वचन के प्रतिफल है या कि नहीं। इस संदर्भ में आंग्ल विधि और भारतीय विधि में भिन्नता है। आंग्ल विधि का यह सिद्धांत है कि प्रतिफल वचन के समकालीन होने चाहिए, न कि भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा के बाद में दिए गए वचन के लिए प्रतिफल नहीं हो सकता, अतः संविदा नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम 25 सब क्लास 2 में पूर्वकालिक स्वैच्छिक सेवा संविदा को मान्यता दी है। भारत में इसके स्वैच्छिक सेवा के लिए दिया गया, भूतपूर्व में स्वैच्छिक सेवा के लिए भी दिया गया वचन प्रवर्तनीय है। 25(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो पूर्णता या भागता प्रतिकार देने के लिए वचनबद्ध हो, जिसने वचनदाता की स्वेच्छा से पहले कोई बात कर दी हो अथवा ऐसा कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने के लिए दायी था, तो संविदा होगी। उदाहरण, खा की थैली का को मिल जाती है और उसको दे देता है, का खा को 500 रुपये देने का वचन देता है, यह संविदा है। भूतकालीन या पूर्वकालिक प्रतिफल का दूसरा रूप प्रार्थना पर की गई पूर्वकालिक सेवा है। आंग्ल विधि के अनुसार यदि पूर्वकालिक सेवा वचनदाता की प्रार्थना पर की जाती है तो ऐसी सेवा बाद में दिए गए वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। बा करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, 2D में के अंतर्गत वैध प्रतिफल कहलाता है। सा करने से प्रवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करता है, जब प्रतिज्ञा की इच्छा पर कोई व्यक्ति कोई कार्य करने या प्रवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करता है तो वह धारा 2D के अंतर्गत वैध कहलाता है। ऐसा कार्य प्रवृत्ति या वचन प्रतिफल कहलाता है जो धारा 2D के अनुसार है। प्रवृत्त वचन या वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वचनदाता की वांछा पर की गई, जब यह प्रश्न है कि वचनदाता की इच्छा पर किया गया कोई भी कार्य प्रतिफल की परिभाषा में शब्दों में आता है, भेदभाव को नहीं पकड़ पाता, पर्याप्त प्रतिफल होगा। इस बिंदु पर चिदम्बरा बनाम PS रंगा 1965 के बाद में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने निर्णित किया कि प्रतिफल ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे केवल पक्षकार नहीं वरंतु विधि भी कुछ मूल्यवान समझती हो। अतः न्यायिक दृष्टिकोण यह है कि यद्यपि संविदा अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो अपेक्षा करता हो कि प्रतिफल में कोई वास्तविक तत्व होना चाहिए, किसी भी प्रतिफल में किसी वास्तविक तत्व का होना आवश्यक है और केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, चाहे पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो। और इसे इंग्लिश विधि भी वाइट बनाम लूट के बाद में इस सिद्धांत को प्रमाण मिलता है। प्रतिफल के पर्याप्तता के संबंध में धारा 25(2) कहती है कि प्रतिफल पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। कोई करार जिसके लिए वचनदाता की स्वतंत्र सहमति दी गई हो केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु इस प्रश्न को आधारित करने में वचनदाता की सम्मति दी गई हो या नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में भी ली जा सकती है। आइए समझते हैं। एक दृष्टांत है, 1000 रुपये मूल्य के घोड़े का 100 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए का की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी, मतलब जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट थी। प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी करार संविदा है, किंतु यदि का इनकार करता है कि इस करार के लिए उसकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी तो प्रतिफल अपर्याप्त या ऐसा तथ्य है जिसे न्यायालय को विचार करने के लिए गणना में लेना चाहिए कि का की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं। अगर कोई भी घोड़ा है उसका 10,000 रुपये मूल्य है और जो भी व्यक्ति है ए है वो 100 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह देखा जाएगा कि जो वो व्यक्ति 10,000 की वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है उसकी कंसर्न फ्री कंसेंट है या फिर उसमें अंडू इन्फ्लुएंस है या मिस रिप्रेजेंटेशन है या कोवर्जन है या
इन सब का उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनका इंटेंशन रॉन्ग रहता है, तो ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। प्रतिफल की कुछ अपवाद हैं। भारतीय संविधान नियम की धारा 10 वैध संविधा के निर्माण में प्रतिफल की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कंसिडरेशन की जो इसेंशियल्स हैं उनको फुलफिल करते हुए सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया। धारा 25 में एक मैक्सिम है जो एक्स नोडो पैक्टो नॉन ऑट्रियोरी एक्सियो पर आधारित है। इसका प्रतिफल विहीन करार किसी विधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता है। मतलब कि कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन के बिना संविदा की कल्पना नहीं की जा सकती है। यद्यपि प्रतिफल का सिद्धांत संविदा विधि का एक मूलभूत नियम है, तथापि यह एक पूर्ण नियम नहीं है। सामान्य नियम यह है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है। इस नियम के कतिपय अपवाद हैं जो भारतीय संविदा नियम की धारा 25 सब क्लास 1, धारा 2, धारा 3, 63 और 185 तथा वचनदाता वचनात्मक निबंधन में प्रावधानित किया है। धारा 25 इसको स्पष्ट करती है, उपबंधित करती है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य है, किंतु संविदा नियम की धारा 25 ही ऐसी परिस्थितियों को बताती है जिसमें किया गया करार विनिर्माण प्रतिफल के प्रवर्तनीय संविदा का निर्माण करता है। नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह के अंतर्गत किया गया करार, भूतपूर्व शैक्षिक सेवा के लिए किया गया करार, काल अवरोधित ऋण के भुगतान का करार। नैसर्गिक प्रेम नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रतिफल के बिना किया गया कोई करार शून्य है, जबकि लिखित में अभिव्यक्ति या दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के लिए तत्सम प्रचलित विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और दूसरे के साथ निकट संबंधी वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। का प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से इलस्ट्रेशन समझते हैं। का जो है वो अपने प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र खा को 10,000 रुपये देने का वचन करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है, तो यह संविदा समझा जाएगा। धारा 25 सब क्लास 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिफल देने के लिए वचन हो, जिसे वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले कोई बात कर दी हो अथवा बात कर दी जाए, वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी है। ऐसा संविदा में प्रवर्तनी कराया जा सकता है। खा की थैली का पड़ी पाता है और उसे खा को लौटा देता है और खा को 50 रुपये देने का वचन देता है, तो यह संविदा है। दृष्टांत है, खा के शिशु पुत्र का पालन का करता है, वैसा करने में हुए का के व्यय को संदाय खा वचन देता है, यह भी संविदा है। अगर किसी को खा है जो खा के बच्चे को पालने का कार्य ये करते हैं, तो ये बच्चे के पालन में जो लगा व्यय है उसको संदाय करने के लिए भी लायबल हैं, फुलफिल करने के लिए लायबल हैं। आवश्यक तत्व कार्य पूर्ण रूप से किया गया होना चाहिए, कार्य स्वेच्छापूर्वक किया गया हो, कार्य प्रतिज्ञा के लिए किया गया हो, कार्य के समय प्रतिज्ञाकर्ता का अस्तित्व वर्तमान में हो, प्रतिज्ञाकर्ता उस कार्य के लिए प्रतिकार देने की प्रतिज्ञा किया गया समझा हो। प्रतिफल की अपर्याप्तता, एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन, कोई करार जिसके लिए धारा 25 सब क्लास 2 में डिफाइन किया गया है, कोई ऐसा करार जिसके लिए प्रतिफल स्वतंत्र रूप से दिया गया हो, केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को अब निश्चित करते समय ध्यान में रखी जा सकेगी कि प्रतिज्ञाकर्ता की सम्मति स्वतंत्र रूप से दी गई है या नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसिडरेशन के समय उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। यद्यपि करार की परिवर्तनीयता हेतु प्रतिफल एक आवश्यक अपेक्षा है। समझ रहे हैं आप लोग, प्रतिफल एक आवश्यक अपेक्षा है, तथापि प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। अतः प्रतिफल कम या अधिक हो सकता है, या आवश्यक ही कि वह भ्रामक ना हो। प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जो विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य रखता हो, वैल्यूएबल होनी चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। प्रतिफल की अपर्याप्तता करार को अविधिमान्य नहीं बनाती है। दृष्टांत का जो कहता है उस 1,000 रुपये की मूल्य की घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए की सम्मति स्वतंत्र रूप से दी गई होनी चाहिए, नहीं तो प्रतिफल की अपर्याप्तता होते हुए संविदा शून्य हो जाएगी। अन्य अपवाद धारा 25 में दिए गए हैं। अपवादों के अतिरिक्त अन्य दशाएं भी जिनके तहत बिना प्रतिफल करार विधिमान
है वे हैं, प्रतिफल की आवश्यकता वास्तविक रूप से दिए गए दान के संबंध में लागू नहीं होता। अधिकरण के सृजन के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। धारा 185। निःशुल्क उपनिधान की संविदा प्रतिफल के बिना भी विद्यमान है और प्रवर्तनीय। धारा 150। अब हम लोग समझेंगे इसमें कि अन्य जो अपवाद हैं धारा 25 के, वो प्रतिफल की वास्तविक रूप से किए गए दान के संबंध में लागू नहीं होता है। और दूसरा अपवाद है कि अधिकरण किसी एजेंसी के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। और निःशुल्क उपनिधान की संविदा प्रतिफल के बिना भी विधिमान और प्रवर्तनीय है। कुछ केस लॉज हैं कंसिडरेशंस के, जिन्हें हम समझेंगे। पहला बात है, और केस लॉज की सबसे जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसका साइटेशंस को मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप किसी भी अच्छे आंसर राइटिंग के लिखने के लिए केस के साथ उसका साइटेशन अवश्य डालें। पहला केस है, देखते हैं। क्यूरी बनाम मीशा 1875 का वाद है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि विधि की दृष्टि में मूल्यवान प्रतिफल या तो किसी पक्ष के किसी अधिकार के हित या लाभ या प्रतिलाभ में या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति समर्पण या हानि या क्षति या उत्तरदायित्व में निहित हो सकता है। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव 1880 का वाद है। यदि कार्य वचनदाता की वांछा पर किया गया है, उनकी इच्छा पर किया गया है, जो वैध प्रतिफल का सृजन करेगा। यदि कार्य वचनदाता की वांछा पर नहीं किया गया है तो प्रतिफल नहीं होगा। उनकी कंसेंट और विल होनी चाहिए। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद 1857 का वाद है। अंशदान के भुगतान का वचन तभी प्रवर्तनीय होगा जब जिस पक्षकार को दिया गया है वह वचन के आधार पर देय हो। चौथा केसला है अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली AIR 1914 का केस है। धर्मार्थ कारणों के लिए अंशदान का वचन उस दशा में प्रवर्तनीय नहीं होता जब दूसरे पक्ष पर कोई दायित्व न हो। अगर किसी भी डोनेशंस के लिए, रिलीजियस डोनेशन में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, विलफुल आप डोनेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए केस लॉ आपके अगेंस्ट सूट नहीं हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ट्विडले बनाम एटकिंसन 1861 का केस है। यह आवश्यक है कि वचन ग्रहीता प्रॉमिसी से किया गया प्रतिफल पर्याप्त हो। प्रतिफल से अपरिचित वाद दायर नहीं हो सकता है। निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 2013 का केस है। जिस संविदा के लिए प्रतिफल का अनिवार्य रूप से संविदा के पक्षकारों द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। चिदम्बरा बनाम PS रंगा AIR 1965 का केस है। प्रतिफल कुछ ऐसा होना चाहिए जो न केवल पक्षकारों बल्कि विधि में भी कुछ मूल्य रखता हो, मतलब समथिंग इन द वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ। स्कॉटन बनाम पीक का 1861 का केस है। इसमें बताया गया है किसी संविदा के अधीन वचन ग्रहीता जिसे कार्य को करने के लिए वचनबद्ध है, उसे करने का वचन संविदा के समर्थन में अच्छा प्रतिफल हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आप सब अपने YouTube चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद।